हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर सेटर 24/7। स्वागत है आप सभी लोगों का ये कॉन्सेप्ट सीरीज़ पे। और इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 10 से 20 मिनट की वीडियो आती है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाता है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे मेरा एक कथन होता है कि चपरासी से लेकर IAS तक सभी एग्ज़ाम में यहाँ पर आप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सुपर एलिवेशन। एक्चुअली आप सबको पता होगा कि व्हाट इज़ द सुपर एलिवेशन, हर स्टूडेंट को पता होता है सुपर एलिवेशन है क्या। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता तो होता है लेकिन इसका यूजेस नहीं जानते कि हमारे वर्टिकल में मीन्स हमारे टेक्निकल में इसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाता है या किस तरीके से यूज किया जाता है। इन सभी बातों पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सुपर एलिवेशन मतलब कि एक क्वेश्चन आपका फिक्स कि व्हाट इज़ द सुपर एलिवेशन। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ सुपर एलिवेशन होता क्या है, फिर इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आपने रोड में देखा होगा कि जहाँ पर भी कर्व होता है वहाँ पर गाड़ी कुछ इस तरह से, एक मिनट, जहां पर भी कर्व होता है ना, आपकी आउटर साइड थोड़ा सा रेज किया जाता है, मीन्स उठाया जाता है आउटर साइड। और अगर नहीं उठाया जाएगा तो पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपकी गाड़ी क्या कर जाएगी, आपकी गाड़ी पलट जाएगी। ये देखिए, फ्लैट करो विथ नो सुपर एलिवेशन। जहां पर आप इसका जीता जागता उदाहरण देखते होंगे, जहां पर भी कर्व होता है हम टू व्हीलर को क्या करते हैं, हल्का अपने तरफ झुका लेते हैं, अपने तरफ झुका लेते हैं। उसके वजह से मौत का कुआं आपने देखा होगा, तो मौत के कुआं में क्या करता है, वो अपनी गाड़ी को एकदम झुका के चलाता है। तो जब झुका के चलाता है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होता है, जब आप झुका लेते हैं ना, सेंट्रीपेटल फोर्स जो इधर की ओर लग रहा होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आकर बैलेंस करता है, काउंटर अटैक करता है। उसके वजह से क्या होता है, वो गिरते नहीं है। आप जनरली ऐसे गाड़ी नॉर्मल रोड पे चलाइए, गिर जाएंगे, लेकिन यही गाड़ी इतना करो टिल्ट करके करो में चलाइए, नहीं गिरेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, फ्लैट करो ये है और फोर्स असाइंड विद सुपर एलिवेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की ओर लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स इधर की ओर लग रहा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपर एलिवेशन क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं, ये आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जो मर्जी वो कह सकते हैं। ठीक, चलो इसकी थ्योरी थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूँ। व्हेन अ व्हीकल ट्रेवल ऑन ए कर्व पाथ, इट एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स। जो आउटर फोर्स काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा ना, उसको मिनिमाइज करने के लिए जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराया जाता है। इट मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड व्हाइल रिमेनिंग कंफर्टेबल ऑन कर्व पाथ। इट लोवेस्ट द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट। ये क्या होगा, इससे लोवेस्ट द नंबर एक्सीडेंट जो होंगे ना वो कम होते हैं। दूसरे टर्म्स में बताऊं, टू रेज द आउटर एज with compared to या with respect to inner edge, this is the called super elevation, they are counteract the centrifugal force। इसकी ये डिफिनीशन होती है, ठीक ना, इसकी ये डिफिनीशन होती है। और इसके बाद चलिए, अब इसके में जब ये आप पूरा का पूरा समझ गए थे, अब यहाँ पर इसकी प्रूविंग देखिए। अभी तक आपकी गाड़ी जैसे ये रही होगी, अब लेटर सपोज आपने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स पढ़ा होगा कि अब जैसे आपकी गाड़ी ये हो गई, तो अभी इसका कंपोनेंट तो ये लग रहा होगा, ये यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P लग रहा होगा, नीचे वेट W लग रहा होगा। अब जैसे इसको आप इस तरह से घुमा देंगे तो इसका बताइए क्या होगा, इसका ये बनेगा और ये बनेगा, यही तो बनेगा ना, क्यों, यही तो बनेगा ना। जनरली क्या बन रहा था, जैसे आपने इसको टिल्ट किया था, पहले ये रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये थीटा और यहाँ पर ये थीटा। बड़े प्यार से समझिएगा, ये डायरेक्शन बहुत प्यार से समझिएगा, ऐसे जनरली समझ में आता नहीं। ये बात समझ गए, इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से टिल्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, तो अब इसके कंपोनेंट बन जाएंगे। अगर ये P लग रहा होगा, ये पहले ये इस तरह से W लग रहा था पहले, ठीक ना, सॉरी ये P लग रहा था, तो ये इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और ये W लग रहा था तो ये क्या हो जाएगा, W cos थीटा यहाँ पर। ठीक, इसी का कंपोनेंट का यहाँ मैं ब्रीफली तरीके से दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर ये क्या लग रहा था। देखिए, ये आपका पहले आपका ये जैसे ये उठ जाएगा ना, यहाँ पर मैंने ऐसे भी दिखा दिया है। और अगर इसको और भी बढ़िया तरीके से दिखाना है तो इसको और थोड़ा सा उठा देंगे। तो अगर यहाँ कंपोनेंट की बात करूँ तो पहले ये P लगेगा, जैसे ये उठ जाएगा ना, तो अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कम इसको समझ पाएंगे, तो इसको मैं ना एक और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, लेट अस सपोज ये आपके एक व्हीकल होगी, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन आपको करवाना है मुझे,
अगर आपने ये उठा दिया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P लग रहा था, ये W लग रहा था, ठीक। जैसे इसको उठाएंगे ना, जैसे इसको उठाएंगे तो लगना चाहिए ये P, लगना चाहिए ये, और ये क्या हो जाता है, ये आपका P, ये P लग रहा था, ये कितना लग जाएगा P cos थीटा, ये कितना लग जाएगा P cos थीटा। अब ये शिफ्ट हो जाएगा ना नीचे की तरफ, जैसे आप, ये तो अपने जगह पे ही रहेगा, गाड़ी को हमने उठा लिया तो ये यहाँ पर काम करने लगेगा, ठीक। ये बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जब गाड़ी और ऊपर उठा लेंगे तो ये इधर न जाके इधर की ओर चला जाएगा, W cos थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा P cos थीटा, ये W cos थीटा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आएगा। ये P होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P होगा, अगर इसका कंपोनेंट लिया जाएगा P cos थीटा होगा, और इसका एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा P sin थीटा के फॉर्म में, ठीक। और यहाँ पर ये देखेंगे, ये W फोर्स लग रहा था इधर, तो W फोर्स इधर कितना हो जाएगा W cos थीटा, कितना हो जाएगा W cos थीटा, ठीक। W cos थीटा यहाँ गया तो ये इधर आ जाएगा W sin थीटा। और तो ये बात समझ में आ गया होगा। बस इसको क्या करना है, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेकर आना है। वो भी कॉन्सेप्ट सही था, ये भी कॉन्सेप्ट सही है, दोनों। बस आप किस तरह से इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं, मैं बस यही बताने वाला हूँ, ठीक। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में इसकी क्या करना है, प्रूविंग करना है। अगले पेज में इसकी प्रूविंग करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताइएगा और समझाइएगा भी, P cos थीटा ऊपर की ओर है, ये फोर्स हरदम क्या होना चाहिए, ये फोर्स आपका हरदम कम होना चाहिए। अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा तो गाड़ी आपकी पलट जाएगी। P cos थीटा इक्वल टू इधर क्या है W sin थीटा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, ये क्या हो जाएगा म्यू n, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W cos थीटा प्लस P sin थीटा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग, ये बात आप समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। तो P cos थीटा इज लेस देन, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा P cos थीटा इज लेस देन, P cos थीटा इज लेस देन R इक्वल टू, और इसके बराबर क्या है, इधर क्या है W sin थीटा, W sin थीटा प्लस म्यू। अब कैसे, P cos थीटा है तो यहाँ पर P sin थीटा आ जाएगा, यहाँ W sin थीटा है तो क्या आ जाएगा W cos थीटा आ जाएगा। ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन बनती है। ये क्या बनती है, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन बनती है। अब इसमें एक काम आप करिएगा, हमको यहाँ पर आंसर लाना है तो कितना W cos थीटा से क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड कर देंगे ना, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ P बाई W इज लेस देन, W कट जाएगा तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा प्लस म्यू। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा कुछ भी नहीं कट रहा, P बाई W tan थीटा हो जाएगा, और जब यहाँ पर रखेंगे W cos थीटा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाता है ये। और यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम ये हम लोग कर सकते हैं, और वो काम क्या कर सकते हैं कि P बाई W को दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं। अगर इधर से कॉमन लिया जाए तो बताइएगा, अब आप लोग एडवांस हो चुके हैं तो 1 ये बचेगा। जब इसको इधर मैं लेकर आऊँगा तो माइनस का क्या बचेगा, P बाई W tan थीटा, म्यू tan थीटा आपका बच जाएगा, ठीक ना। और इधर क्या बचेगा, इक्वल टू, या ये लगा दीजिए tan थीटा प्लस 1 आपका इधर बचेगा, नहीं म्यू भी बचेगा, म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ना, म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब P बाई W आपका क्या हो जाएगा बताइए, P बाई W अगर आप देखें तो आपका हो जाएगा म्यू प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ये आपका ओरिजिनल फार्मूला, पता है आपको, ये आपका ओरिजिनल फार्मूला है, ये आपका ओरिजिनल फार्मूला है। और एक चीज़ बता दूं आपको, जब क्लास 10th 12th में रहे होंगे आप लोग, सही से बताइएगा, जब क्लास 10th और 12th में रहे होंगे तो ये किसकी डिफिनीशन होती थी, इसको क्या बोला जाता था, tan थीटा को कोई कुछ इस तरह का फार्मूला होता था। चलिए यहाँ पर नहीं याद आ रहा तो तब भी ठीक है, नहीं याद आ रहा तो तब भी ठीक है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। देखिएगा अब इसके आगे चला जाए। अब यहाँ पर आपने ये वाला फार्मूला तो पढ़े नहीं होंगे, नहीं पढ़े ना। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। देखिए 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यों म्यू की वैल्यू कितनी होगी, आप सबको पढ़ा चुका हूँ मैं, 0.15। tan थीटा की वैल्यू जो होती है ना, tan थीटा जो होता है ना, वो किससे कम होता है, 4 डिग्री से। tan थीटा किससे कम होता है, 4 डिग्री। जब आप ये चेक करेंगे, ये निकालेंगे 0.998 समथिंग आएगा, तो हम इसको किसके इक्वलेंट मान लेते हैं, 1 के मान लेते हैं। तो आप ये बताइए, क्या मैं इसके बराबर 1 मान सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर, क्यों नहीं मान सकते। और tan थीटा को क्या मैं मान सकता हूँ, ई मान सकता हूँ। tan थीटा पहले से बहुत छोटा है, इस वजह से इसको मैंने क्या मान लिया, P बाई W इज लेस देन, क्या बचेगा यहाँ पर, म्यू
प्लस ई, म्यू प्लस ई। ओके, तो ई प्लस म्यू इज ग्रेटर देन पी बराबर क्या होगा बताइए, एम वी स्क्वायर बाई जी आर इंटू डब्ल्यू, ये बात होगी, एम यू स्क्वायर बाई आर, एम यू स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक ना। और इसके बाद देख लीजिएगा यहां पर अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊं एम जी वी स्क्वायर बाई जी आर डब्ल्यू, तो आप ये बताइए एम जी से आपका डब्ल्यू कट जाएगा ना, बिल्कुल सर कट जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो ई प्लस म्यू इज ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई जी आर, आपका ये ओरिजिनल फार्मूला बन जाता है काहे का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सुपर एलिवेशन का, ये आपका ओरिजिनल फार्मूला बन जाता है। ठीक, ये आपका जब ओरिजिनल फार्मूला बन जाता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब फुली काउंट्रैक्ट कर लिया है, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, आपने ये फार्मूला, अब ये फार्मूला इक्वल बराबर होगा। और एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, ई प्लस एफ इक्वल टू, और अगर इसमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करूँ मैं, इसको कैपिटल वी कर दूँ मैं, और जी आर को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो आप ना इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर बन जाता है। क्या बन जाता है, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक, ये बन जाता है। अब यहाँ पर ई क्या है आपका सुपर एलिवेशन, ई की वैल्यू किसके लिए कितनी होती है, एफ की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है 0.15 होती है, ठीक ना, 0.15 होती है। और ई की वैल्यू देख लीजिएगा, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे या प्लेन एरिया के लिए, ऐसे लिखिए, प्लेन एरिया के लिए कितना होगा, प्लेन एरिया के लिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी 7% होती है, और हिली एरिया के लिए कितना होगा, 10% होगा, ठीक ना। और इसके बाद स्नो बाउंड के लिए जहाँ पर बर्फ पड़ी होगी 7% होगा, और ड्रेनेज के लिए तो आपका 4% होगा, ड्रेनेज के लिए कितना होगा, 4% होगा, तो ड्रेनेज के लिए 4% होगा। लेकिन यही तीन आपके एग्जाम में आते हैं, यही तीन आपके लिए आपके एग्जाम में बात पूछी जाती है, बस यही तीन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको आई होप ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा, एक एक प्रूविंग। अब आपको जिनको केवल एसएससी की तैयारी करना उनके लिए सफिशिएंट है, एसएससी का किसी भी एग्जाम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन के लिए, क्या फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता, फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन में क्या होता है, वेलोसिटी आर रिड्यूस, वेलोसिटी आर रिड्यूस 25%, ठीक ना। सुनिएगा क्या है, जब यहाँ पर करो था तो देखिए यहाँ पर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन इस वजह से लिया जाता है क्योंकि कई ऐसे व्हीकल होंगे जो कि 40 की स्पीड में चल रहे होंगे, कई ऐसे व्हीकल होंगे जो कि 150 की स्पीड पे चल रहे होंगे। तो हम दोनों को मैनेज करते हुए, देखिए आपके पास फरारी है ठीक है, लेकिन मैं गरीब आदमी, मेरे पास बुलक कार्ड है, बैलगाड़ी है, मुझे उसको भी निकालना है। अगर वो पलट गई ना तो बेटा मैं तुम्हारे नाम FIR कर दूंगा, मैं तुम्हारे नाम क्या कर दूंगा, FIR कर दूंगा। तो इसके लिए भी क्या होता है, उसके लिए हम इसके लिए क्या करते हैं, मिक्स कंडीशन मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी को कितना रिड्यूस कर देते हैं, 25%। या तो अगले एग्जाम में आपसे पता है क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर बहुत चालाक आदमी होता है, अगले एग्जाम में आपसे पता है, मैं बताऊं क्या पूछ सकता है, अगले एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा कि वेलोसिटी आर रिड्यूस 25%, फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में वेलोसिटी कितने लेते हैं, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में वेलोसिटी कितने लेते हैं, 75%, वेलोसिटी कितने लेते हैं, 75%। तो यहाँ पर आपने E प्लस एफ इक्वल टू 0.7 V का होल स्क्वायर अपॉन 127 R, कितना 0.127 R, ये ठीक ना। अब आप फिर जाइएगा इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 254 R के। अब आप इसको कैलकुलेट करके बताइएगा, समझ गए ना। आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, ये गलत भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 254 कहाँ आता है, फिर गलती कर गए आप। मैं बार बार आपको कहता हूं ना, एक बार आप जरूर रीचेक कर लिया करिए। ये 254 पता है, मुझे पता है 127, 225 और 254, ये तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं इसीलिए इसको लिखा हूँ। मैं बता दूं, ये आपका पता कहाँ यूज किया जाता है, 254 आपका यूज किया जाता है। अब कितने बच्चे बगैर सॉल्व किए लिख लिए होंगे, अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे 225, ये नॉर्मल
सुपर एलिवेशन के लिए, मिक्स सुपर एलिवेशन के लिए, ये आपके लिए काहे के लिए होता है, एसएचडी के लिए, ये काहे के लिए होता है आपका, एसएचडी के लिए। तीनों याद कर लीजिएगा, अब ऐसा कंफ्यूजन ना हो आपसे, अब ऐसा कंफ्यूजन ना हो आपसे, ठीक। और यहाँ पर और आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ मैं, वो कंडीशंस क्या क्या हैं, देखिएगा कौन कौन से कंडीशन है। आपके पास दो क्राइटेरिया ऐसे होंगे, रोटेटरी इंटरसेक्शन में क्या होगा, आपका सुपर एलिवेशन 0 होता है। रोटेटरी इंटरसेक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा, कुछ इस तरह की रोड होती है, यहाँ पर अपने आप कंट्रोल होता, मतलब यहाँ पर ऐसे घूम के निकलना होता ना, आपने देखा होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसको इधर जाना तो इधर घूम के, ये रोटेटरी होता है, इसको रोटेटरी बोलते हैं। यहाँ पर सुपर एलिवेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, F = v²/127 r के। और एक बात याद रख लीजिएगा, यहीं पर देखिए अभी आगे आपको पता चलेगा, E और F दोनों भाई हैं, E और F दोनों भाई हैं, F और म्यू दोनों सेम है, F और म्यू क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, जहाँ पर रोटेटरी होता ना, वहाँ पर ऊपर तो बिट्टुमन होती है, बिट्टुमन में एग्रीगेट के पार्टिकल गाढ़े रहते हैं, गाढ़े जाते हैं ना, उससे क्या होता है, उनको सफिशिएंट फ्रिक्शन मिल जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, सफिशिएंट फ्रिक्शन अगर उनको मिल जाएगा तो गिरेंगे नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन कहाँ पर होगी, इन रेल पे वहाँ पर फ्रिक्शन 0 होता है, तो वहाँ पर E = v²/127 r के। वो बात अपनी जगह है कि वहाँ पर G लग जाता है, वहाँ पर गेज डिस्टेंस G लग जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको यही समझना है कि रेल में कितना हो जाता है। ये बताइए, ये आपका सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों, ये आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज़ आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, सुपर एलिवेशन देखिएगा, ये जैसे आपकी नॉर्मल रोड थी, ये आपका ट्रांजिशन कर्व था, ये आपका सर्कुलर कर्व था, ये इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करूँगा तो मैक्सिमम कहाँ प्रोवाइड होता है, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर मैक्सिमम। ये आपकी रोड है, रोड भी बना देता हूँ भाई, ये आपकी रोड भी बना देता हूँ मैं, ये आपकी रोड भी बना देता हूँ मैं, ये आपकी रोड भी बना देता हूँ मैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप ना एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलें, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना आए। और सुपर एलिवेशन से तो आपका एक क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा इन एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। तो देखिएगा, तो यहाँ पर ये बताइए, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करा रहे हो, आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम कहाँ पे प्रोवाइड होगा, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो आपका आंसर क्या आता है, मिडिल पे, जो कि गलत है। सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड करवाया जाता है, बड़े ध्यान से फिर से देखिएगा, जो सुपर एलिवेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ना, वो जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो देखिएगा, यहाँ से वो उठाएगा सुपर एलिवेशन, जैसे 1 मीटर का 10 सेंटीमीटर का देना है सुपर एलिवेशन, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर का देना है, तो यहाँ से वो उठाएगा और कहाँ तक पूरा कर देगा, जहाँ तक ट्रांजिशन कर्व फिनिश होता है, ठीक ना। ट्रांजिशन कर्व के बाद फिर से वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर से यहाँ तक आगे बाद 0 हो जाता है, कुछ इस तरह से उठता है। ये इसका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कर्व कहलाता है, ये सर्कुलर कर्व या कर्व कहलाता है, ये फिर से ट्रांजिशन कर्व कहलाता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कहाँ पर होगी, मैक्सिमम हाइट आपका ट्रांजिशन कर्व के लास्ट पॉइंट पर होगा या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्कुलर कर्व होगा। ये जरूर बहुत एक सिली पॉइंट वाला बात है, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर मत आप गलती करिए। मतलब जो उठाना है, रोड को उठाना, लेट अस सपोज ये वो था, इसका आउटर फेस जो उठाना है ना, उसको ऐसे उठाएंगे, जो उठाया हुआ दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट ना, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये वाला जो पार्ट उठा रहे हैं ना, ये कहाँ, यहाँ से यहाँ तक पूरे सर्कुलर कर्व पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये यहाँ पर लेटर सपोज 1 मीटर है, सपोज दैट, तो ये 1 से डायरेक्ट 0 तक जाएगा, जहाँ पर ये स्ट्रेट कर्व था, यहाँ से 0 से उठेगा और 1 मीटर तक यहाँ गेन कर लेगा, कहाँ तक, जहाँ पर इसका ट्रांजिशन कर्व का लास्ट पॉइंट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ट्रांजिशन कर्व लेकर आऊँगा, वहाँ पर ट्रांजिशन कर्व आपको पढ़ाऊँगा। और इसी तरीके से हमारे पेड बैच में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, आप लोग अगर चाह रहे हैं अपने आप को इनरोल करना कि सर कुछ करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ना बहुत कम बचा हुआ है, अभी आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम बचा हुआ है, तो आप कर क्या सकते हैं, सीधे अड्डा 24/7 में जाएंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने के बाद ये ऑल कोर्सेज लिखा ना, जैसे ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे, देखिए आप इंजीनियर हैं, आप समझते हैं कि आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या अच्छा लगने वाला है। सीधे से जेईई एग्जाम में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का सेगमेंट दिख जाएगा। यहाँ पर आप महापैक, DDA जेईई, SSC जेईई, NHPC, 5 in 1, फेज 1 AEE और JSSC हरियाणा बिहार, आपको सभी एग्जाम मिल जाएंगे।
जैसे इंजीनियरिंग महापायक ऐसे आप स्टार्ट करेंगे ना, तो इंजीनियरिंग महापायक में कुछ इस तरह से करेंगे, और अगर अभी इनरोल करेंगे तो आपको हो सकता है डबल वैलिडिटी भी मिल जाए, बिल्कुल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड लगाया मिल जाएगा, कूपन JN75, जो कि ये मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं है। अगर मैं बताऊं, आप इंजीनियर हैं और हम इंजीनियर हरदम ये चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना रिड्यूस हो जाए, कॉस्ट कितनी रिड्यूस हो जाए। तो अब आपका मैक्सिमम कॉस्ट रिड्यूस होगा। आपने तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ा है, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़े तो वहाँ पर आप देखे होंगे कॉस्ट को कितना रिड्यूस कर दिया जाए। तो यहाँ पर कितना होगा, डिस्काउंट कूपन कोड Y579 जैसे आप यूज करेंगे 3334 रुपये का पड़ेगा। हाँ, कंटिन्यू करने के पहले ये देख लीजिएगा डिस्काउंट कूपन कोड Y579 लगा है कि नहीं लगा। हाँ, फिर से एक बार आप देख लीजिएगा Y579। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये पूरी प्रूविंग आपको करके दिखा दी हूँ, ताकि एक बार आप एटलीस्ट आप प्रूविंग कर लें और इसके बाद आपको कभी भी समस्या ना हो। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए बने रहें इंजीनियर अड्डा 24/7 के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल यार।